वेलकम बैक क्लास। अब हम लोग इसमें टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, यूथ इन नाजी जर्मनी। तब आप देखोगे कि कैसे नाजी जर्मनी में बच्चों को बचपन से ही चीज़ें सिखाई जाती थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को छोटे से बताया जाता है दैट कि आपको ज्यूस से अलग रहना है, आर्यन रेस अलग है, और उन लोगों को हाइपोथेटिकल चीज़ें पता जाती थी जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं थी। कुछ भी अपने मन के मुताबिक बता दिया कि ज्यूस ऐसे दिखते हैं, वो पैसा लेके बैठते हैं और उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, वेल्थ चाहिए होती है हमारी जर्मन्स की। इस तरीके की बातें उन्होंने रखी यूथ के सामने। तो आप देखो कि वहाँ पर क्या सिखाया जाता था कि ज्यूज़ अनडिज़ायरेबल हैं, इनके साथ आपको मिक्सअप नहीं होना है। बच्चों को, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ज्यू टीचर और ज्यू बच्चे थे, उनको सेग्रीगेट कर दिया गया। और ये जो बच्चे हैं जिनको बोला गया कि आप आर्यन रेस को बिलोंग करते हो, ये इनका मजाक बना रहे हैं और इनको सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बचपन से शुरू कर दिया। स्कूल टेक्स्ट बुक में दिखाने जाने लगा कि हाँ, इस तरीके की बातें पहले से हैं। अब बुक्स को रीराइट करने लगे, जिससे क्या होता है कि अपने मन के मुताबिक उसमें चीज़ों को ऐड करने लगे। रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे जस्टिफाई कर सके कि नाजी आइडिया ऑफ रेस सही है, और उसमें जो स्टीरियोटाइप्स होंगे ज्यूज़ के, वो सब डिस्क्राइब कर सके। और रेशियल साइंस में आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो थी विदाउट एनी प्रूफ और एनी बैकअप थी। ये सारा सिर्फ मन के मुताबिक जो चीज़ों को करना होता है कि अगर हम बात करें किसी चीज़ को बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये वही वाली बात थी कि they were saying anything to destroy Jews and to segregate them from mainland population। इस तरीके की बात थी। तो वो इन लोगों का पर्पस सिर्फ यही था। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इसको इसने स्टार्ट किया ताकि बच्चों को जब बचपन से सिखाएंगे तो बड़े होते होते दे विल एम्प्लॉय टू द आइडिया ऑफ नाजी जर्मनी। और इसने यूथ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी नाजी जर्मनी में, ताकि जर्मन्स को बताया जा सके स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। 10 year olds हैड टू एंटर यंग वॉक। अब यंग वॉक एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सारे 10 साल से कम के बच्चों को या 10 साल तक के बच्चों को ज्वाइन करना होता था। तो ये भी एक, देखो, सारे जो ग्रुप्स थे इन सब का पर्पस सिर्फ ये था कि बच्चों में छोटे से ही इम्बाइब कर दी जाए ये नाजी जर्मनी पार्टी की जो रेशियल थ्योरीज हैं, जो सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बचपने से ही जब बताया जाएगा, देन ओनली दे कैन अप्रूव दीज थिंग्स व्हेन दे आर अडल्ट। क्योंकि बचपन से वो चीज़ सीख रहे हैं तो बड़े होते होते भी उनके लिए वो चीज़ नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी। तो पर्पस सिर्फ ये था, नॉर्मलाइज करना। साथ ही साथ जब 14 ईयर्स के लड़के होते थे तो उनको क्या करते थे, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम था हिटलर यूथ, उसको ज्वाइन करवाया जाता था सारे 14 ईयर्स एंड अबव के बॉयज़ को। और वहाँ पर उनको वॉर सिखाया जाता था, ग्लोरीफाई एग्रेशन, कि हाँ, वॉर इज़ मैस्कुलिन, एग्रेशन अगर आपके अंदर है मैस्कुलिन है, ठीक है, वायलेंस मैस्कुलिन है, डेमोक्रेसी बेकार है, इफ़ यू आर बीइंग कंपैशनेट, इफ़ यू आर बीइंग एम्पैथेटिक, यू आर नॉट मैस्कुलिन इनफ। इस तरीके की बातें सिखाई जाती थी जो कि विदाउट एनी प्रूफ सही थी। बट जैसे अगर आप आज की बात करो, आप अभी भी समझो, अगर आप सब इतने बड़े हो, क्लास 9th में हो, यू कैन कॉम्प्रीहेंड ऑफ दिस थिंग, यू कैन कॉम्प्रीहेंड दिस थिंग कि मैस्कुलिनिटी इज नॉट अबाउट कि आप कितना लड़ाई कर सकते हो। आपके अंदर मैस्कुलिनिटी कैसे डिपेंड करेगी, इफ यू आर प्रोटेक्टिंग समवन हु इज वीकर देन यू, दैट इज रियल मैस्कुलिनिटी, रादर देन शोइंग योर पावर, जैसे अपनी ताकत दिखाना किसी ऐसे को जो आपसे कमज़ोर हो, दैट इज़ नॉट रियल मैस्कुलिनिटी। अगर आप रियल मैस्कुलिनिटी देखोगे तो असली तो वही चीज़ है ना, कि जिससे आप अपने वीकर लोगों को बचा पाओ, है ना। इस तरीके की बातें होती हैं जो एक्चुअली में शो करती हैं कि समवन इज़ पावरफुल, क्योंकि वीक को तो कोई भी दबा लेगा। बट बात जब आएगी कि सामने वाले से बराबरी से टक्कर करो एंड प्रोटेक्ट समवन एल्स, तब होती है रियल मैस्कुलिनिटी। तो इस तरीके की चीज़ों को इसने साइडलाइन करके जो चीज़ें थी इलॉजिकल और अपने मन से, उन लोगों को, बच्चों को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इनका ये प्रोपेगेंडा था, हम यहाँ पर अपने जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको नाजी जर्मनी के आइडियल्स को सिखाएंगे और उसके लिए नॉर्मलाइज करेंगे। और बच्चों को सिखाया गया कि आपको ज्यूज़ को, कम्युनिस्ट को, जिप्सीज़ को, इन सब चीज़ों को, इन लोगों को हेट करना है एंड अनडिज़ायरेबल हैं ये सारे लोग। फिर एट द एज ऑफ 18 उनको आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना होता था और नाजी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशंस में किसी एक में भी एंटर होना ज़रूरी था।
था। इस तरीके की सारी चीज़ें थी। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड 1922, 4 years लेटर इट वॉज नेम्ड हिटलर यूथ। तो आपको पता है 1922 में यूथ लीग ऑफ द नाजी जर्मनी बनाई गई और साथ ही साथ 1926 में इसको नाम दे दिया गया हिटलर यूथ। फिर अब हम देखेंगे कि नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी जो नाजी का पर्सपेक्टिव था नाजी पार्टी का, कि जो विमेन है वो मेन से एकदम डिफरेंट है। विमेन आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेन। किस सेंस में विमेन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि विमेन का इन लोगों के अकॉर्डिंग सिर्फ एक काम था, टू रियर चाइल्ड, टू ग्रो अ फैमिली, टू मेक अ फैमिली, घर के काम करना, चीज़ों को करना और बच्चों को सिखाना नाजी पार्टी के आइडियल्स। ये सारा काम विमेन का है कि द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन विमेन हैड बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर वॉज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। तो इन लोगों ने बात करी कि जो इक्वल राइट्स की बात हो रही है मैन और विमेन के, वो चीज़ सोसाइटी को ख़राब कर देगी बिकॉज विमेन एंड मैन आर डिफरेंट। और बॉयज़ को सिखाया जाता था कि आपको एग्रेसिव और मैस्कुलिन होना है, तो गर्ल्स को सिखाया जाता था कि आपको अच्छी मदर्स, गुड मदर्स बनना है। साथ ही साथ आपको प्योर ब्लडेड आर्यन किड्स आपको बड़े करने हैं, उनको आपको सिखाना है चीज़ें, नाजी पार्टी के आइडियल्स एंड सारे कॉन्सेप्ट्स। इस तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट थी। तो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब आप यहाँ पर देखो एक चीज़ और होती थी कि जो विमेन जिनके बच्चे होते थे और वो बच्चे इफ़ दे लुक्ड लाइक आर्यन आइडल्स पे, जो आर्यन आपके आइडल्स इन्होंने सेट कर रखे थे, ब्लॉन्ड ब्लू आइज़ है ना, अगर उस तरीके के बच्चे होते थे तो उन विमेन को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, और कई सारे बेनिफिट्स मिलते थे। साथ ही साथ उनका जो है हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट भी फ्री में होता था और पेमेंट भी मिलती थी। बट अगर कोई विमेन के बच्चे अनडिज़ायरेबल कंसीडर किए जाते थे कि ये अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होता था। तो इसका मतलब क्या होता था कि विमेन के साथ भी ऑन द बेसिस कि वो किस तरीके के बेबीज़ उनके हैं, उसके बेसिस पर जजमेंट होगा। साथ ही साथ एक ब्रॉन्ज क्रॉस है ना, क्रॉस इस तरीके का क्रॉस दिया जाएगा, ठीक है, 4 चिल्ड्रन पर, सिल्वर कलर का दिया जाएगा 6 चिल्ड्रन पर एंड गोल्ड का दिया जाएगा 8 या 8 से ज़्यादा बच्चों पे। तो इस तरीके की थ्योरी उसने अपनी करी थी कि हमको अपनी आर्यन रेस को एक्सपैंड करना है, तो इसके लिए हमको मैक्सिमम इनपुट चाहिए हर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से। तो विमेन का काम सिर्फ है कि बच्चे और फैमिली को संभालना और बच्चों को चीज़ें सिखाना, ठीक है। इस तरीके की सारी चीज़ें थी। और अगर कोई विमेन डिविएट होती थी इनके कोड से, मतलब कि अगर मान लीजिए मना किया गया है कि ज्यूस से इंटरमिंगल नहीं होना है, मिक्स नहीं होना है, अगर किसी को इंटरेक्ट करते हुए पकड़ा गया, बात करते हुए पकड़ लिया गया, तो उस विमेन के साथ क्या होता था कि उसको पब्लिक परेड कराई जाती थी, उसका चेहरा ब्लैक एंड कर दिया जाता था और उसका हेड शेव कर दिया जाता था, ताकि उसको एक शेमफुल ट्रीटमेंट दिया जा सके, सो दैट इट विल बी अ लेसन फॉर अदर पीपल। फिर आप देखोगे आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में क्या था कि यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज थी बोलने की, उसने कभी भी डायरेक्टली ये नहीं बोला कि किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। नाजी पार्टी में कभी भी नहीं बोला गया कि किल और मर्डर। हमेशा इन लोगों ने बहुत केयरफुली चीज़ों को प्रेजेंट किया ताकि लोगों के पास भी एक आइडिया जाए और वो नॉर्मलाइज हो जाए। इन लोगों ने बोला स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, है ना, यूथेनेशिया फॉर द डिसेबल्ड, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इस तरीके की चीज़ों को इन लोगों ने टर्म यूज़ किया, ताकि जो एक होता है ना कि आंसर घुमा के देना, तो इन्होंने डायरेक्टली कभी ये टर्म नहीं बोला कि हमको उनको किल करना चाहिए या फिर मर्डर कर देना चाहिए, बल्कि इन्होंने उसी चीज़ को बोला बट छुपा के, किस सेंस में बोला कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फाइनल सोल्यूशन होना चाहिए। तो इन सब का मतलब क्या था, किलिंग, ठीक है। और जो आपके गैस चेम्बर्स थे, जो उनको क्या बोलते थे, डिसइंफेक्शन एरियाज़, कि ये सारी जगह डिसइंफेक्शन एरियाज़ हैं, यहाँ पर इन लोगों को ले जाकर डिसइंफेक्ट किया जाता है। इस तरीके की बातें उसने पब्लिक के सामने रखी, सो दैट पब्लिक में चीज़ें ये ना हो कि किलिंग हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक अगर सेंसिबल होगी तो उसको भी लगेगा कि ये चीज़ गलत है। तो इस तरीके के इसने आइडियाज़ को पहले स्प्रेड होने ही नहीं दिया और कभी डायरेक्टली बात नहीं करी कि किलिंग होनी चाहिए या फिर मर्डर होना चाहिए।
साथ ही साथ मीडिया का बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ हुआ, इमेजेस, फिल्म्स, है ना, रेडियो, पोस्टर्स, स्लोगन्स बनाए गए, लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो इससे क्या होता है कि इससे जो लोग होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनको दिखाई जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनको सुनाई जाती हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, हमारी सोसाइटी बदल रही है, हमारे साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो ये एक यूटोपियन सोसाइटी, जो मैंने आपको ना आइडियलिस्टिक सोसाइटी उसने प्रेजेंट करी, जो कि एक्चुअली में नहीं थी। प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई गई जिसमें ज्यूज़ के अगेंस्ट हेटेड दिखाया गया, और उसमें बोला गया कि ज्यूज़ जो है क्या कहते हैं, स्टीरियोटिपिकल ज्यूज़ को दिखाया गया कि ज्यूज़ हमेशा पैसा लेते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, वो इस तरीके के दिखते हैं, ईविल है, सेटन है, इस तरीके के कई सारे टर्म्स उसने यूज़ किए। और एक फेमस फिल्म बनी दी एटर्नल ज्यू, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, तो उसमें यही चीज़ें दिखाई गई। फिर आप देखोगे उनको दिखाया गया कि उनकी लंबी बियर्ड होती है, काफ्तान पहनते हैं, जबकि रियलिटी में अगर आप देखते तो जो एक नॉर्मल जर्मन था और एक ज्यू जर्मन था, है ना, दोनों में बहुत डिफरेंस था ही नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल सब ह्यूमन बींग्स हैं। रेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि जब आप किसी जगह पर रहते हो तो आप उसी चीज़ों के अकॉर्डिंग रहते हो। तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल अनटिल अनलेस यू आस्क देम कि वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, किस रीजन को, सॉरी, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, या क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये इस रेस का है या फिर इस रेस का है। तो इसने इस तरीके की प्रोपेगेंडा वाली चीज़ों को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। फिर साथ ही साथ उसने धीरे धीरे क्या किया कि हर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अपील करना शुरू किया कि आप इसमें हमारी हेल्प करिए ताकि ये प्रॉब्लम नाजी सॉल्व कर सकें। ठीक है, फिर आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए, ये आपको देखना है सम इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आप देखोगे ऑर्डिनरी पीपल इन द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कई लोगों ने देखा कि जब वो अपने प्रोपेगेंडा स्प्रेड करता था तो पीपल यूज टू से कि हाँ उसकी बात सही है, कुछ लोगों को लगता था हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि उसने अपनी बातों को इस तरीके से रखा कि उनको लगने लगा कि ज्यूज़ वर एनिमीज़ ऑफ जर्मन, और जो नाजी पार्टी है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी, इम्प्रूव करेगी जर्मन लाइफ को। क्योंकि आपको पता है इसके पहले ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था, उस ट्रीटी ऑफ वर्साई में व्हाट दे डिड वाज कि इनके जर्मन्स के साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हुई थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी इनके लिए। तो इन सब बातों को से उनको लगा कि हाँ नाजी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ करेगी, बट ऐसा नहीं था। और सारे ही जर्मन्स नाजी थे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई जर्मन्स ने, आपको पता है, आपने अभी भी पढ़ते रहते हो, कहीं ना कहीं आप देखते हो, नाजी जर्मनी में कई सारे जर्मन्स थे जिन्होंने कई सारे ज्यूज़ को बचाया और उनको उस कंट्री से बाहर निकाला, दूसरी जगह भेजा। इंडिया में भी कई सारे लोग ऐसे थे, मैं आपको एक नाम बताऊंगा इंडिया में, रुकिए एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे। जैसे इंडिया के लोग भी थे, तो इंडिया में भी एक थे कुंदन लाल, बिजनेसमैन थे पंजाब के उस टाइम पर, उन्होंने भी ज्यूज़ को बचाया था। तो इस तरीके के वहाँ के भी लोग थे जो लोगों को बचा रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे ज्यूज़ की। और इवन दो देवर जर्मन, उन लोगों ने कहा कि नहीं ये चीज़ इनह्यूमेन है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप देखोगे इस तरीके से चीज़ें हुई। तो हर जर्मन अच्छा भी नहीं था और हर जर्मन बुरा भी नहीं था, क्योंकि कई जर्मन्स ने वहाँ पर एक्टिव रेजिस्टेंस किया, है ना, पुलिस के अगेंस्ट काम किया, नाजिज्म के अगेंस्ट काम किया, ताकि वो अब इक्वालिटी ला पाएँ और लोगों को बचा पाएँ। साथ ही साथ आप इसमें देखोगे एक पास्टर का नाम लिखा है, पास्टर नाइमोलर, अ रेजिस्टेंस फाइटर ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, अनकैनी साइलेंस amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire। तो ये पास्टर थे, मतलब चर्च के थे, ठीक है, इन्होंने काम किया, ये भी जर्मन थे। इन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें अलग, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ज्यूज़ के साथ, उनका जो सेग्रीगेशन हुआ है या फिर बाकी रेसेस के साथ जो हो रहा है, ये दिस इज़ ऑल सो रॉन्ग, और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देख रहे हो कि प्रोटेस्ट करने वाले भी हैं और सपोर्ट करने वाले भी हैं, इस तरीके से थी। तो इनकी एक लाइन थी, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए तो आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, तो तब भी मैंने कुछ नहीं किया। फिर ट्रेड यूनियनिस्ट के आए तो मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था तो भी मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो ज्यूज़ के लिए आए, मैं ज्यूज़ नहीं था तो फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब वो मेरे लिए आए, देन देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर यही देखते रहेंगे कि वो सामने वाला पर्सन मेरे तरीके का नहीं है, मुझसे अलग है,
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम ही सिर्फ बच्चे होंगे और बाकी सारी चीज़ें एंड हो चुकी होंगी। तो इस तरीके की इन्होंने बात करी और लोगों के सामने रखा। फिर आप देखते हो कि शार्लेट बेराट ने एक डायरी लिखी थी और उसको पब्लिश किया एक बुक में, द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शार्लेट बेराट की बुक थी थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। इसमें इन्होंने लिखा कि कैसे ज्यूज़ ने भी प्रोपेगेंडा देखते हुए धीरे धीरे अपने आप को ज्यूज़ भी समझने लगे कि हाँ हम लोग भी ऐसे ही बुरे हैं। तो आप देखो इसका भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि उन लोगों ने भी सोचा कि हम अब बुरे ही हैं क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं, तो क्या पता हमको ना पता हो। तो ये सारी बातें आप देखते हो कि किसी को आप कॉन्स्टेंटली अगर नेगेटिव चीज़ें बोलते हो तो वो पर्सन भी अपने ऊपर डाउट करने लगता है। ठीक, तो इस तरीके से ज्यूज़ ने भी उनकी बातों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखो नॉलेज अबाउट दी हॉलोकॉस्ट। इसमें क्या होता है कि हॉलोकॉस्ट के बारे में यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हॉलोकॉस्ट के बारे में कई लोगों को नहीं पता था। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है, जब लोग वहाँ से फ्री होते हैं, देन ओनली पीपल गेट टू नो कि ये सारी एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को बाहर बताने वाला उस समय कोई नहीं था, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड था। मीडिया जो था वो सिर्फ अच्छी बातें दिखाता था जर्मनी की, और इंटरनल जो चीज़ें हो रही थी उनको शो नहीं किया जाता था। तो इस तरीके की बातें बाहर कौन बताएगा। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, देन ओनली पीपल केम टू नो अबाउट हॉलोकॉस्ट। तो हॉलोकॉस्ट जब पता चला लोगों को, तब लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, लोगों ने चीज़ें देखी तो फाइल्स मिली, क्योंकि कई सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को नाजी पार्टी ने जला दिया था, सो दैट दे कैन नेवर बी फाउंड, और उनको इनक्रिमिनेट ना किया जा सके, मतलब उन पर चार्जेस ना लग सके। फिर भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स बच गए, कई सारे लोगों के अकाउंट्स बचे, कई सारे लोग बचे। उन्होंने बताया कि किस तरीके की एट्रॉसिटीज़ होती थी, कैसे वो अपनी फैमिली से बिछड़ गए, कैसे वो सेपरेट हो गए अपने पेरेंट्स से, अपने चिल्ड्रन से, है ना, कौन बचा कौन नहीं बचा फैमिली में। इस तरीके की जब बातें सब सामने आई, देन पीपल गॉट टू नो अबाउट दिस हॉलोकॉस्ट अगेंस्ट ज्यूज एंड अदर रेसेस बाय नाजी पार्टी। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में थी और हम लोगों ने इतना इन चीज़ों को समझ लिया है। तो अब आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिविक्स में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो सिविक्स का होगा। थैंक यू।